अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज हम जिस लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उन लेक्चर्स का ताल्लुक सेकंड ईयर फिजिक्स के साथ है और आज हमारा इन लेक्चर्स की सीरीज का पहला लेक्चर है। तो बगैर टाइम जाए कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर आपके जो चैप्टर्स की तरतीब है वो इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 15 या कह लें यूनिट नंबर 15 से आपके चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया था। तो यूनिट 15 से लेकर ऑनवर्ड आपके पास जो चैप्टर्स हैं ये सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर है और इस सिलसिले में जो हमारा आज का चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हीट एनर्जी क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है। तो हम सबसे पहले जो डेफिनेशन देखने जा रहे हैं वो दो डेफिनेशंस हैं। एक हमें डेफिनेशन देखनी है हीट की और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन देख रहे होंगे किसकी, टेम्परेचर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीट एनर्जी के बारे में। वैसे हम सभी जानते हैं और छोटी क्लासेस के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है कि हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। असल में टेम्परेचर को डिफाइन करना बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि हीट अपनी डेफिनेशन के लिए टेम्परेचर की मोहताज है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हीट जो है वो एनर्जी की वो किस्म है या वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से ट्रेवल करती है दूसरे बॉडी में। हीट हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रेवल कर जाती है और उसके पीछे रीजन होता है टेम्परेचर का डिफरेंस। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं और एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और एक बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो होगा क्या कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट एनर्जी फ्लो करके उस बॉडी की तरफ चली जाएगी जहां पर हीट एनर्जी जहां पर टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब है कि हीट एनर्जी अपनी डेफिनेशन के लिए टेम्परेचर की मोहताज है। तो हीट की डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर या मुंतकिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। और याद रखना कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। कौन सा कॉन्सेप्ट? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वैसे तवाज़ुन को कहा जाता है और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हीट एनर्जी का तवाज़ुन। तो होता बेसिकली ये है कि हीट एनर्जी एक बॉडी से ट्रैवल करके दूसरी बॉडी में जाती है, ट्रांसफर होती है, लेकिन कब तक ट्रांसफर होगी? एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और एक बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करेगी, लेकिन कब तक फ्लो करेगी? उस वक्त तक फ्लो करती रहेगी जब तक ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं। थर्मल इक्विलिब्रियम में बेटा आने का मतलब ये होता है कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाए। वंस दो बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो उसके बाद हीट एनर्जी के फ्लो होने की कोई वजह बाकी नहीं रहती। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी का फ्लो बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह है। तो पानी के फ्लो में आप लोग क्या देखते हो कि पानी हमेशा हाई लेवल से फ्लो करके कहां जाता है? लो लेवल की तरफ जाता है। तो बेटा बिल्कुल इसी तरीके से हीट एनर्जी भी हाई टेम्परेचर से फ्लो करके कहां जाती है? लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है ना। और पानी भी कब तक फ्लो होता रहता है? उस वक्त तक फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों तरफ का लेवल बराबर ना हो जाए। तो हीट एनर्जी भी बेटा उस वक्त तक फ्लो करती रहती है जब तक दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो अब हमें इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि हीट एनर्जी अपनी डेफिनेशन के लिए किसकी मोहताज है? टेम्परेचर की मोहताज है। अब टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करें? एक तो टेम्परेचर की घिसी-पिटी डेफिनेशन है जो आप हमेशा पढ़ते हैं कि टेम्परेचर किसी भी बॉडी में हॉटनेस की मिकदार को जांचने के काम में आती है। किसी बॉडी में कितनी गर्मी मौजूद है उसको अगर आपने नापना है तो आप टेम्परेचर के थ्रू क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। और टेम्परेचर को नापने वाले आले का नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? थर्मोमीटर भी होता है। तो टेम्परेचर की एक डेफिनेशन तो पुरानी है कि टेम्परेचर क्या चीज है? मेजर है ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस इन अ बॉडी। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि टेम्परेचर की डेफिनेशन के अंदर मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस के साथ साथ वो डिग्री ऑफ कोल्डनेस की भी बात करने लगते हैं। ये एक तरह से गलत है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स के अंदर कोल्डनेस या ठंडक कोई चीज नहीं है। बेसिकली हीट एनर्जी की या गर्मी की एब्सेंस को ठंडक कहा जाता है। तो ठंडक कोई चीज खुद नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लाइट कोई एंटिटी है, रोशनी एक एंटिटी है और रोशनी का ना होना क्या कहलाता है? डार्कनेस कहलाता है। तो आप डार्कनेस को कभी भी डिफाइन नहीं करते ना फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ते हैं डार्कनेस का। रादर आप स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर लाइट का चैप्टर। तो बिल्कुल इसी तरीके से
आप हॉटनेस को तो स्टडी करेंगे, लेकिन आप कभी भी कोल्डनेस को स्टडी नहीं करेंगे, और जब कोल्डनेस को स्टडी नहीं करेंगे तो उसको नापने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो टेम्परेचर बेसिकली हॉटनेस को नापने का क्या है, पैमाना है। अब लेकिन ये एक पुरानी डेफिनेशन है, और ज्यादा बेहतर डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो ये है। चलिए वो डेफिनेशन देने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप एक जगह पर खड़े हो जाएं और फिर आपके स्किन का टेम्परेचर मैं नोट करूंगा, आपके स्किन के ऊपर हाथ रख के देखूं तो आपकी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चलो बेटा आप ग्राउंड में जोरदार चक्कर लगा कर आओ, दौड़ते हुए जाओ और पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा कर आओ, उसके बाद जब तुम दोबारा आओगे ना तो तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा होगा, तुम्हारी बॉडी वार्म हो रही होगी, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। अब आप खुद सोचिए कि टेम्परेचर का ताल्लुक जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ हो गया। अगर आपको 9 मेट्रिक क्लास याद है तो वहां पर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसके मायने मूवमेंट के होते हैं, मोशन के होते हैं। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का एक बड़ा ताल्लुक जाकर किसके साथ जोड़ता है, टेम्परेचर का बड़ा ताल्लुक जाकर जोड़ता है मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ, या मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरीके की है। तो हम टेम्परेचर की डेफिनेशन और देते हैं कि टेम्परेचर हमको नाम कर देता है मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन याद रखिएगा ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो आप मेजर करोगे ये एवरेज बेसिस पर मेजर करोगे। किस बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर मेजर करोगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि एवरेज क्यों निकालें, तो उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि एक बॉडी के अंदर अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर मॉलिक्यूल की अलग-अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप क्या करोगे, हर मॉलिक्यूल की अलग-अलग काइनेटिक एनर्जी थोड़ी नोट करोगे, फिर क्या करोगे, आप तमाम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और उनका क्या ले लोगे, एवरेज ले लोगे। तो अगर तुम्हें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ज्यादा मिल रहा है इट मींस के टेंपरेचर ज्यादा है, और अगर ये एवरेज कम मिल रहा है तो इट मींस के टेंपरेचर भी क्या है, वो भी कम है। तो टेंपरेचर को बेसिकली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल एवरेज बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, मेजर करता है। क्या तो बात समझ में आ गई। अब ये जो टेंपरेचर है हमारा, इसको नापने के लिए हमने मुख्तलिफ क्या बनाए हुए हैं, स्केल्स ऑफ टेंपरेचर बनाए हुए हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के पैमाने। तो टेम्परेचर का नापने के जो स्केल्स हैं या टेम्परेचर को नापने के जो पैमाने हैं उनके अंदर 3 बड़े आपने सुने भी होंगे, सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, दूसरा वाला आपका कहलाता है बेटा फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल, और तीसरा वाला आपका कहलाता है केल्विन, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है। ये 3 स्केल आपके पास टेम्परेचर को नापने के बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कौन से 3 स्केल हो गए, एक है सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, दूसरा है फारेनहाइट स्केल, और तीसरा तुम्हारे पास केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। इन तीनों में आप टेम्परेचर को नाप सकते हैं। पाकिस्तान में जो टेम्परेचर नॉर्मली नापता है वो सेंटीग्रेड के अंदर नापता है। आप अमेरिका वगैरह में चले जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो फिर वो लोग किस में नाप रहे होते हैं, फारेनहाइट के अंदर नाप रहे होते हैं। और न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के अंदर 9 मेट्रिक फर्स्ट ईयर सब में आपने देखा कि आप जो है वो नॉर्मली टेम्परेचर को केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के अंदर नाप रहे होते हैं। अब अगला जो काम हमें करना है वो बेसिकली ये करना है कि इन तीनों टेम्परेचर स्केल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और इनका आपस में कंपैरिजन हमें बताना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के स्केल्स के दरमियान में कंपैरिजन। इसके अंदर इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने तीनों स्केल्स बना रहा हूं। ये फर्ज कर लेते हैं सेंटीग्रेड स्केल है, इसको हम फारेनहाइट वाला मान लेते हैं, दोनों में डिग्री लगती है, केल्विन में डिग्री नॉर्मली नहीं लगाते, और ये केल्विन वाला स्केल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी आप कोई स्केल डिफाइन करते हैं या कोई भी स्केल डिजाइन करते हैं तो आप चंद फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। उनमें से जो एक फिक्स पॉइंट होता है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जिसमें पानी बॉयल होता है। अब आप सब लोग ये बात जानते हैं कि सेंटीग्रेड के अंदर पानी कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। बेटा इस पॉइंट को ना अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं।
क्या कहते हैं, अपर फिक्स पॉइंट। और अगर आप फारेनहाइट में ये टेम्परेचर देखेंगे तो ये 212 डिग्री फारेनहाइट बनता है, और केल्विन के अंदर पानी जो बॉयल होता है वो 373 केल्विन पर बॉयल होता है। तो ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया, यानी कि वो पॉइंट जहां पर पानी बॉयल होता है। तो सेंटीग्रेड में 100 पे, फारेनहाइट में 212 पे, और केल्विन में 373 के ऊपर। अब लोअर एक फिक्स पॉइंट होता है, लोअर फिक्स पॉइंट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और पानी का फिक्स पॉइंट हम सब जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अगर आप फारेनहाइट में देखेंगे तो ये 32 डिग्री फारेनहाइट बनेगा, और केल्विन में इसी चीज को जब आप देखेंगे तो 273 केल्विन होगा। अब थोड़ा सा गौर करें एक और बात पर कि ये लोअर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट है, इसके दरमियान में कितने डिवीजन है? 0 से लेकर बेटा अगर 100 जाओगे तो 100 डिवीजन मिलेंगे। अगर 32 से 212 पर जाओगे तो माइनस करके देख लो 180 डिवीजन मिलेंगे, और 273 से 373 तक 100 डिवीजन ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि सबसे जो छोटा डिवीजन है वो फारेनहाइट का है, क्योंकि फारेनहाइट में उसी जगह को आपने 180 डिवीजन में तोड़ा है, सेंटीग्रेड में उतनी ही जगह को आपने 100 में तोड़ा है। तो यहाँ पर एक हिस्सा थोड़ा सा मोटा होगा। फारेनहाइट का जो एक डिवीजन होता है वो छोटा होता है, क्योंकि इतनी जगह में 180 डिवीजन है, जबकि सेंटीग्रेड में उसी जगह के अंदर 100 डिवीजन है, और केल्विन के अंदर उसी जगह के अंदर 100 डिवीजन है। तो केल्विन की एक डिवीजन की मोटाई और सेंटीग्रेड की तो एक डिवीजन की मोटाई बराबर होती है, लेकिन फारेनहाइट की मोटाई उससे भी कम होती है। समझ में आ गया तो बात? अच्छा, एक बात और बता दूं कि हम नीचे मिनिमम कितना जा सकते हैं, ये भी तो इंसान सोचता है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे भी जाता है, शायद आप लोगों को ये बात पता हो। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को अगर नीचे लेकर जाओगे तो ऑब्वियसली तुम लोग जानते हो कि टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये पैदा हुआ, माइनस में हम लोग मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, माइनस में आप जो मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो आप हासिल कर सकते हैं वो -273 है। कितना है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वो टेम्परेचर है, अगर बहुत एक्यूरेट बात करूं तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन चलिए अभी ये हम सिंपल रखते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिससे नीचे टेम्परेचर हासिल करना हमारे लिए इस गैलेक्सी के अंदर या इस कायनात के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं फारेनहाइट में, तो ये टेम्परेचर फिर बनता है -459 डिग्री फारेनहाइट। ये मैक्सिमम लोएस्ट टेम्परेचर है फारेनहाइट का। और अगर तुम इसको केल्विन में लेकर जाओगे तो केल्विन में ये तकरीबन 0K बनेगा। 0K का मतलब 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0। मुझे उम्मीद है कि एब्सोल्यूट 0 वाली टर्म आप लोगों को याद होगी, आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ी हुई है। तो उम्मीद है ये तीन स्केल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिए। बहरहाल सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन ये तीन स्केल हैं जो कि टेम्परेचर को नापने के काम में आते हैं। अब अगला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि इन टेम्परेचर के स्केल्स का आपस में कन्वर्जन का फार्मूला निकालना है। फार्मूला निकालने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई बताओ 180 डिग्री सेंटीग्रेड का फारेनहाइट में वैल्यू कितना बनेगा या सेंटीग्रेड में वैल्यू कितना बनेगा, तो उसका फार्मूला कैसे निकाला जाए, तो उसकी छोटी सी डेरिवेशन है। आए अब हम वो देख लेते हैं उस डेरिवेशन को। इस डेरिवेशन को समझने के लिए बेसिकली क्या है, कन्वर्जन बिटवीन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के स्केल्स का आपस में कन्वर्जन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बल्कि चलो तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं। नॉर्मली आप इस तरह से कंपैरिजन निकाल सकते हैं कि आप सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन के साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें। सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने का बेटा मतलब ये है कि फर्स्ट जो एक टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्वियसली ये टेम्परेचर किस फॉर्म में है, सेंटीग्रेड की। मैं चाहता हूं इसका फारेनहाइट इक्विवेलेंट निकालना और फिर मैं चाहता हूं इसका केल्विन वाला इक्विवेलेंट निकालना। तो तरीकेकार ये है कि आप ये बताइए कि आप एक सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें। सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब है कि सेंटीग्रेड में से सबसे छोटा या लोअर फिक्स पॉइंट सेंटीग्रेड का क्या था, 0,
फारेनहाइट का बेटा बताओ क्या था 32 और केल्विन का लोएस्ट पॉइंट कौन सा था 273। यहां पर समझ में आ गई। पहले मैंने तीनों टेंपरेचर्स को लिखा, फिर इनमें से इनके लोअर वाले पॉइंट्स को क्या कर दिया, लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यूज को माइनस कर दिया। नाउ अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम आपको ये करना है कि ये बताइए इसमें टोटल डिवीजन कितने होते हैं। तो आप बोलेंगे सर 100, इसमें कितने होते हैं 180 और इसके अंदर कितने डिवीजन होते हैं 100। ये आपके पास एक इक्वेशन है, बल्कि डबल इक्वेशन है, बल्कि डबल भी नहीं, इसमें से तीन इक्वेशन है तुम लोग निकाल सकते हो जिनसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन करते हैं। पहले मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, तो लिखता हूं, बताओ क्या लिखूंगा, T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0, तो बेटा यही आएगा ना, नीचे आ गया 100 इज इक्वल टू, दूसरी साइड बताओ फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। आप दोनों साइड को 20 के टेबल से सॉल्व कर दो, 25 जा 100, 29 जा 180, तो क्या बना T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू T डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। अब ये 5 यहां पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 5, यहां आकर मल्टीप्लाई करेगा, नीचे आकर अपना 9 है, तो 5 अपॉन 9 T डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। बेटा ये फॉर्मूला बन गया जिसका फारेनहाइट से सेंटीग्रेड स्केल का। अगर आप इस फॉर्मूले में फारेनहाइट की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीग्रेड में आ जाएगा। इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, ये आपने सेंटीग्रेड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फारेनहाइट बनाया ना, यानी फारेनहाइट निशान पुट करेगा सेंटीग्रेड आएगा, इसका रिवर्स भी कर सकते हो। करो, कैसे रिवर्स करोगे इसका, यहां पर चलो मैं इसको यहीं पर सॉल्व करता हूं। 9 यहां पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 5 का न्यूमरेटर में वहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसी को सेट कर रहा हूं। तो 9/5 T डिग्री सेंटीग्रेड किस साइड पर क्या ले लिया, T डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। सो द लास्ट स्टेप क्या होगा, माइनस 32 को बेटा वहां ले जाओ, ऐड हो जाएगा, तो T डिग्री फारेनहाइट बराबर होगा 9/5 T डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 32 वहां चला गया, वहां जाकर प्लस 32 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला निकल आया, ये फॉर्मूला किस चीज के लिए वैलिड है, इस फॉर्मूले से तुम सेंटीग्रेड की वैल्यू डालकर फारेनहाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फारेनहाइट से सेंटीग्रेड हो गया और ये सेंटीग्रेड से फारेनहाइट हो गया। अब हम एक काम ये करते हैं कि अभी मैंने सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का आपस में रिलेशन निकाला ना, अब एक काम करते हैं सेंटीग्रेड और केल्विन का मामला कर लेते हैं। यहां पर मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं, उसको भी देख लें आप। T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0/100, T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 क्या लिखे भाई, ऐसे ही लिख देते हैं। और इधर क्या है केल्विन माइनस 273, तो T केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 ही है। मजे की बात है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजे से हमारे पास फॉर्मूला निकल आया किसका, सेंटीग्रेड केल्विन से सेंटीग्रेड का। कि अगर आपके पास केल्विन का टेंपरेचर मौजूद हो तो सिंपली आप उसमें से 273 को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपके पास सेंटीग्रेड आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा करना है तो वो भी कर सकते हो। केल्विन कैसे निकालोगे, माइनस 273 वहां पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो अगर केल्विन का टेंपरेचर चाहिए तो सेंटीग्रेड स्केल में 273 को ऐड कर दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटीग्रेड और केल्विन का भी मामला हो गया और हमारा फारेनहाइट और सेंटीग्रेड का भी मामला हो गया। अब अगर आपका दिल चाह रहा है, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटा देखो सिंपल सा काम है, अगर फारेनहाइट से केल्विन निकालना हो तो भाई फारेनहाइट से पहले सेंटीग्रेड निकाल लो। फारेनहाइट से अगर केल्विन निकालना हो तो पहले फारेनहाइट से सेंटीग्रेड निकाल लो और सेंटीग्रेड से फिर क्या करना, केल्विन कैलकुलेट कर लेना। इट इज इजी फॉर यू। लेकिन फिर भी अगर आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है तो उठा लीजिए इसको, कर लेते हैं इसको। T डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 180 इज इक्वल टू T केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। फिर 20 का टेबल पढ़ाऊंगा तुम लोगों से, तो 29 सा यहां क्या हो जाएगा 25 सा। अब बस सिंपल सेटिंग क्या करनी है, अगर फारेनहाइट निकालना है, बुक ने वैसे वर्किंग नहीं की है लेकिन आपको एक्स्ट्रा सिखा दे रहा हूं। 9 यहां पर क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 9T केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। अब बेटा यहां पर माइनस 32 बच गया होगा, उधर जाकर प्लस का 32 हो जाएगा। इस तरह आप देखो केल्विन से फारेनहाइट निकाल सकते हैं। अगर आपको फारेनहाइट से केल्विन निकालना है तो 5 यहां पर जाकर डिवाइड, पहले वहां जाकर मल्टीप्लाई करा लो, फिर माइनस 273 को उधर जाकर ऐड करवा लेना। सिंपल बात ये है कि तुम लोग अगर बस ये चीज सीख लो
तो इसका मतलब है सारे रिलेशन तुम खुद अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने अपने टेम्परेचर स्केल्स को आपस में क्या कर लिया, कन्वर्ट भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब एक आखिरी काम हमको और करना है और वो हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं साइड पर भी हो गया हूं। नेक्स्ट काम जो हमारा है वो हमें समझना है दो चीजों के बारे में। एक तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, और दूसरी चीज जो हमारा काम आज का रह गया है वो गैसियस लॉस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो हमें आपको देना है। बाकी फिर उसके जो लॉस है जो आपके कोर्स के अंदर वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने पानी को एक बड़ी जबरदस्त सलाहियत दी है कि पानी को क्या बोलिए, तकरीबन हर मटेरियल ही को ये सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है कि वो 3 स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। कौन सी 3 स्टेट्स पता ही आपको, सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी कि वाटर खुद, और गैस यानी कि स्टीम। अब सवाल पैदा हुआ ये चीज मैं यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, समझा देते हैं। आइस है, वाटर है और स्टीम। हमारे पास पानी के केस में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये तीनों फॉर्म्स यानी आइस, वाटर और बोलो स्टीम को एग्जिस्ट करने लगती हैं। यानी पानी एक ही वक्त में आइस की फॉर्म में भी, लिक्विड वाटर की फॉर्म में भी और गैसियस स्टीम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही वक्त में तीनों फॉर्म में, कि वो आइस भी बन जाए, वो लिक्विड वाटर भी बन जाए और वो गैसियस स्टीम भी बन जाए एट द सेम टाइम। वो खास टेंपरेचर और प्रेशर जिसके ऊपर पानी, आइस, वाटर और स्टीम तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे उसको बेटा कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सही है, दोबारा सुन लो डेफिनेशन। एक खास टेंपरेचर प्रेशर जिसके ऊपर पानी तीनों स्टेट्स में बैक वक्त पाया जाए एट द सेम टाइम। आप YouTube पे जाएं तो उसकी वीडियो भी सर्च कर सकते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के नाम से। तो फिर आपको उसमें एक जार नजर आएगा या एक एपरेटस नजर आएगा जिसके अंदर टीचर जो है वो डेमोंस्ट्रेट कर रहा होगा कि देखो इसके ऊपर पानी लिक्विड फॉर्म में भी है, आइस भी है और वेपर यानी कि स्टीम फॉर्म के अंदर भी पानी पाया जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा टेंपरेचर प्रेशर मिल जाए और वो हम आपको बता देते हैं, अगर आप पानी का टेंपरेचर रखते हैं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वही टेंपरेचर है जो 273.16 केल्विन भी कहलाता है, और प्रेशर बेटा तुम लोग रख दो 4.58 मिलीलीटर ऑफ Hg। मिलीलीटर ऑफ मरकरी को आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, टॉर भी कहते हैं। ये स्पेशल यूनिट है प्रेशर का। अगर आपको टॉर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको पास्कल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी बहरहाल हम वो नहीं कर रहे। तो अगर आप पानी को इस टेंपरेचर और इस प्रेशर पे रख दो, किसी तरीके से सेटिंग में ले आओ, तो फिर पानी की तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं, आइस, वाटर और स्टीम, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपको याद क्या रखना है, टेंपरेचर की वैल्यू को और प्रेशर की वैल्यू को याद रखना है। ये अगर आपने सेटिंग कर दी तो फिर पानी आपको तीनों स्टेट्स के अंदर मिलने लगेगा। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक आखिरी काम आज कर लेते हैं और वो काम क्या है, ये हमारा एक टॉपिक और है इस चैप्टर में इसी के बाद, और वो कहलाते हैं गैसियस लॉज। क्या कहलाते हैं, गैसियस लॉज। अब गैसियस लॉज का हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ा दूं। वैसे आपने ये लॉज छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़े, लेकिन जाहिर बात है यहां पर भी है तो हमने यहां पर भी इनको डिस्कस करना है। पहली चीज तो ये है कि गैसियस लॉज क्या है। अच्छा, गैसियस लॉज को भी बेटा पढ़ने से पहले तुम लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है स्टेट वेरिएबल्स का। किसका कहलाता है, बोलो, स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं पहले इनको समझ लिया जाए। जो गैस है उसकी हालत को बयान करने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो अपनी वैल्यू को तब्दील करे। जैसे पाई है, पाई तो एक कांस्टेंट है, लेकिन x होता है ना मैथमेटिक्स में y होता है, तो ये वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह से गैस का बेटा प्रेशर है। क्या है, गैस का प्रेशर है, कम ज्यादा हो सकता है। गैस का वॉल्यूम है,
वो कम ज्यादा हो सकता है, गैस का टेम्परेचर है जो कम ज्यादा हो सकता है, और गैस की अमाउंट है, अमाउंट जिसको तुम लोग जानते हो नंबर ऑफ मोल्स में भी नापा जाता है। ये गैस के क्या कहलाते हैं? स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। अगर आप गैस के कोई से दो स्टेट वेरिएबल्स, कोई से दो, चारों एक साथ ही डील हो सकते हैं, कोई से चारों एक साथ डील हो सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन में, लेकिन वो सारे लॉस को मिलाया जाता है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो कोई से दो, मिसाल के तौर पे प्रेशर वॉल्यूम ले लिया, कोई से दो स्टेट वेरिएबल्स का अगर तुम आपस में ताल्लुक बयान करने बैठ गए, और ताल्लुक से क्या मुराद है? याद करो छोटी क्लास में तुमने दो तरह के रिलेशनशिप पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा कौन सा होता था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर तुमने कोई से दो वेरिएबल्स का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप बताना शुरू कर दिया, तो इट मींस कि तुमने गैसियस लॉस को डिस्कस कर लिया। तो जैसे बॉयल्स लॉ होता है, उसके अंदर तुम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बयान करते हो, आगे चल के पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ होता है, उसमें आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बयान करते हो। अवोगाड्रोस लॉ होता है, उसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन बयान करते हो। तो गैसियस लॉस कोई से दो स्टेट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बयान करते हैं। और आज के लेक्चर को एंड करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के सामने और रख दूं, जब भी आप गैसियस लॉस के अंदर कोई से दो स्टेट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बयान करो ना, तो बाकी जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है ना, उनको कांस्टेंट रखना। यानी वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बयान कर रहे हो, बेशक डायरेक्ट हो या इनवर्स हो, आगे चल के पढ़ेंगे, तो तुम्हें अमाउंट ऑफ गैस और उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर तुम चार्ल्स लॉ बयान करोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बयान कर रहे होगे, तो फिर प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैंने आपके सामने सिर्फ इतनी बात रखी है कि गैसियस लॉस क्या होते हैं और वो किनके आपस के रिलेशन को बयान करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको गैसियस लॉस के बारे में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।